हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटरमीडिएट में कार्बिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन को कंप्लीट कर चुके हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग फॉलो अप किए थे, 4 पॉइंट्स को कवर किए थे, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बिन होता क्या है। उसमें देखेंगे कि ये 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। और फिर इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि हाँ, कब ट्रिपलेट स्टेबल होता है, कब सिंगलेट स्टेबल होता है, इसको देखेंगे। यानी पहले कार्बिन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिस तरह से कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन में देखे थे, किस तरह से ये बनता है, अगर ये बन रहा है तो इनके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू में हम लोग आपका IIT JEE और नीट का क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे? नीट का। इन दोनों का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे ये पूरा नेट AIPMT का क्वेश्चन है, इसके बाद आपको ये JEE मेन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से एक आइडिया ये लगेगा आपको, जैसे हम आपको बताएंगे कि मोस्टली ये जो रिएक्शंस है, ये रीमर टीमर रिएक्शन हो और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो, इन्हीं 2 रिएक्शन पे ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होता है। रिएक्शंस तो और भी कई सारे होते हैं, जैसे एल्कीन का साइक्लोप्रोपेन हो गया, एल्कीन का साइमन स्मिथ रिएक्शन हो गया, कुछ BSc MSc जो CSI नेट गेट में क्वेश्चन पूछता है, और भी रिएक्शंस हो गए। सो वो सारा रिएक्शंस है, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ IIT JEE और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमर टीमर और कार्बाइल अमाइन को ही डिस्कस करेंगे। जो कोई भी अदर रिएक्शंस हो या फिर BSc MSc रिलेटेड हो, जैसे कि हम इसके बारे में बोले, उसका सेपरेट प्लेलिस्ट जो कि BSc MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, वहां उसको हम लोग अपलोड करेंगे और वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कार्बिन होता क्या है। देखिए, कार्बिन को समझने के लिए सबसे पहले हम कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का रेफरेंस लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज हम जानते हैं उसके थ्रू उस चीज को समझे तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा डेवलप होता है। कहने का मतलब, देखिए, पहले कार्बोकैटायन को देखते हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। इसमें हम जानते हैं कि देखिए 3 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज होता था, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कहते थे। कार्बोनाइन की बात करें तो कार्बोनाइन में 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है, उसके कारण निगेटिव चार्ज होता था। तो हम बोले 3 बॉन्ड होते हैं, ये निगेटिव चार्ज होता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है, और ये एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस की तरह बिहेव करता है। इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। वहीं अगर हम कार्बिन की बात करें तो खास बात क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड ही होता है। इसलिए कई बार आपको किताब में मिलेगा देखने को कि इसको हम लोग डाइवैलेंट स्पीसीज भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। लाइक कार्बोकैटायन, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, एंड सिंस 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कहेंगे। पहला चीज कार्बिन का आप समझ गए इन दोनों के कंपैरिजन के थ्रू। दूसरा चीज क्या है कि आप ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि इसका 2 बॉन्ड होता है, और 2 बॉन्ड होने का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हम कह रहे हैं कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑर्बिटल्स में कैसे फिलअप करेंगे, उसके बेसिस पे क्लासिफाई हो जाता है। दैट मीन्स अगर वो दोनों अनपेयर्ड है, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में रह रहे हैं, तो उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रह रहे हैं पेयर्ड होके, तो उसे हम सिंगलेट कहते हैं। सो दैट मीन्स बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट को क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सिंगलेट को सिंगलेट और या ट्रिपलेट को ट्रिपलेट ही क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले कुछ और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कार्बिन के बारे में। जैसे कि हमें जानना है इसका ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर या शेप के बारे में। जैसे यहाँ दे रखा हुआ है, बट हम कैसे जानेंगे कि इसका यही स्ट्रक्चर होता है या फिर इसका ट्रिपलेट में ऐसा ही होता है? इसका सबसे आसान तरीका आप क्या समझते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। जैसे देखिए, अगर हम सिंगलेट कार्बिन की बात करें तो सिंगलेट कार्बिन का जो बॉन्ड एंगल है 100 to 110 डिग्री है, और ट्रिपलेट का जो है बॉन्ड एंगल 130 to 150 डिग्री है।
ये हम एक्सपेरिमेंटल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आप जब ड्रेगोज रूल पढ़ते हैं तो उसमें देखते बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग बोलते हैं NH3 का बॉन्ड एंगल घट गया तो हम लोग वेस्पर थ्योरी का लॉजिक लगाते हैं, लेकिन वही PH3 के केस में हम लोग बोलते इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता था, बिकॉज क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही हम लोग थ्योरी देते हैं। उसी तरह यहाँ एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो बॉन्ड एंगल आ रहा है, इसी से हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल 100 to 110 है, मतलब नियर अबाउट 120 है, तो इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका बॉन्ड एंगल 130 to 150 डिग्री है, दैट मीन्स 180 से बिलो है और 120 से एबव है, यानी ये sp2 से sp के बीच में रहता है हाइब्रिडाइजेशन। बट निट और ITJ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रिपलेट को बोल सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और ये लीनियर होता है। वंस अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ओनली फ्रॉम द निट एंड ITJ पॉइंट ऑफ व्यू, otherwise precisely we will see that its bond angle lie in between, hence its hybridization should be sp2 and sp के बीच का। क्लियर है? अब बात ये करते हैं कि sp2 है तो बॉन्ड एंगल कम क्यों है इसका। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल याद कीजिए SO2 का। SO2 भी क्या होता है, sp2 होता है, बट लोन पेयर होता था, जो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता था, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आप यहाँ देखिए, इसका भी लोन पेयर है, लोन पेयर की तरह ट्रीट कीजिए, तो ये इसको इस तरह से रिपेल करेगा, इस रिपल्सन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है पहले से कम हो गया, इसलिए 100 to 110 डिग्री है। वही ट्रिपलेट में देखिए, जैसा कि अभी हम आपको एक्सप्लेन किए, ये 120 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं sp2 और sp के बीच में रहता है। इसलिए आप यहाँ दो स्ट्रक्चर को देखिए, अगर हम sp को कंसीडर करें तो ये देखिए लीनियर जा रहा है, और sp2 को कंसीडर करें जस्ट लाइक दिस केस, बेंट केस, ये ऐसे जा रहा है। लेकिन वंस अगेन आप इसको फॉलो करेंगे। सो कुल मिला के ये रहा कि जो सिंगलेट है वो sp2 होता है और वो बेंट होता है, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है सेटअप, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एज अ लोन पेयर। और वही ट्रिपलेट में क्या होता है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर होता है, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, दो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, यानी ये रेडिकल के तरह आप बोल सकते हैं। यानी अगर हम सिंगलेट को लिखें, सिंगलेट को हम यहीं पे लिख रहे हैं, इसको अगर हम इरेज कर दें, यहीं पे अगर आपको शो कर रहे हैं, सिंगलेट को आप लिख सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से। लेकिन ट्रिपलेट को अगर आपको लिखना हुआ तो दोनों अलग अलग है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अनपेयर्ड, यानी रेडिकल की तरह आप इसको समझ सकते हैं। हम लोग रेडिकल भी पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होता है। सो एक बेसिक आइडिया लग गया। नाउ सिंस ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, ये पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, तो इसका रिएक्शन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ता है, जो कि मोस्टली हम लोग BSc MSc में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, जैसे देखिए ये जो एल्कीन है ये सिस एल्कीन है, जब कभी अगर हम सिस एल्कीन का ये सिंगलेट एल्कीन कार्बिन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मिलेगा, ये दोनों मिथाइल का सिस मिलेगा, यानी दोनों सेम प्लेन में रहते हैं। बट जैसे ही ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। देख रहे हैं ना कितना असर करता है ये रिएक्टिविटी पे भी। सो इस तरह का जो भी रिएक्शन है हम लोग सेपरेटली BSc MSc वाले में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात रही कि कार्बिन होता क्या है, कार्बिन के टाइप्स क्या होते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंड वन मोर थिंग, सिंस ट्रिपलेट में अनपेयर्ड होता है तो इसे आप पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और सिंगलेट में ये पेयर्ड होता है तो इसे आप डायामैग्नेटिक कहेंगे। क्लियर है? अब समझ लेते हैं कि सिंगलेट को सिंगलेट और ट्रिपलेट को ट्रिपलेट क्यों कहते हैं। इसके लिए आपको एक लॉजिक लगाना है जिसको बोलते हैं टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसमें ये जो S है, S का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। कहने का मतलब हो गया, जैसे अगर हम कार्बन का ही ले बात 1s2 2s2 और 2p2, तो 2p2 का जब अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको प्लस हाफ मान रहे हैं, तो अगर हम दूसरे तरह से भी अगर हम इसको अरेंज करें, अगर हम ऐसे लिखना चाहें, तो ये क्या है, माइनस हाफ हो गया। अगर आप इसको माइनस हाफ कहेंगे तो ये प्लस हाफ हो गया। इट्स आर्बिट्ररीली, ठीक है। तो सिंस एक का वैल्यू प्लस हाफ है तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू प्लस हाफ, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 से 2 कट गया 1।
तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 गिव्स यू 3। ठीक है, यही लॉजिक लगाना है। तो देखिए ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू हाफ, तो 2 2 जा कैंसिल 1, तो 2s प्लस 1 क्या निकल कर आएगा आपका 3 हो गया। लेकिन आप सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट में क्या होगा, एस का वैल्यू देखिए, एक प्लस स्पिन है एक उल्टा स्पिन है, यानी प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, तो वैल्यू 0, तो 2s प्लस 1 वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 गिव्स यू 1। इसलिए इसको सिंगलेट कहते हैं और इसलिए इसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। आप ये भी जान गए कि इसको हम ऐसा ही क्यों बोलते हैं। नाउ अब हम लोग फाइनली बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी को। देखिए इसको स्टेबिलिटी को समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प लेना पड़ेगा, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। बट सिंपली अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो आप याद कीजिए हुंड्स रूल को। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हुंड्स रूल, जो कि बताता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसा समझिए, कार्बन को अगर हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, तो आप 2p2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, अब वंस अगेन 1 2 3, देखिए ध्यान से, आप तीनों भर दिए, फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन आके आप यहां डाल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखते हैं। आप हमको बताइए क्या आप इस तरह से लिखते थे वहां पे, नहीं लिखते हैं। यही हुंड्स रूल बताता है कि पहले आप सिंगल सब में भर दीजिए, फिर आके पेयरिंग करना स्टार्ट कीजिए। इसी को आप हुंड्स रूल में पढ़ते हैं। ये जस्ट हम एक रेफरेंस ले लिए ताकि आपको समझ में आएगा। इधर सिमिलर लॉजिक यहां पे भी लगाना है। देखिए इधर आप क्या करेंगे, अगर हम पहले सिंगलेट की बात करते हैं और इधर ट्रिपलेट ले लेते हैं। ट्रिपलेट में देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और इधर sp2 होता है। यही हाइब्रिडाइजेशन से ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप ट्रिपलेट की बात करें तो पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s2 2p2, यानी अगर हम 2s2 की बात करें और 2p2 की बात करें तो आप इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है, ये ग्राउंड स्टेट में है, आप एक्साइटेड स्टेट में ऐसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आप एक उठाकर इधर भेज दिए, तो ये हो गया। अब हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो sp के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को एक साथ कपल करेंगे, जिसके कारण आप क्या लिखते थे, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ये रह गया, ये दोनों रह गया प्योर। अगर हम इसको px और py पकड़े और इसको हम pz पकड़े तो pz हो गया और ये s वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। बेसिकली ये sp2 और ये sp2 हो गया। तो आप पढ़ रहे हैं ट्रिपलेट में, तो देखिए हुंड्स रूल को ये ओबे कर रहा है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। लेकिन अब सिंगलेट के केस में आइए, सिमिलरली 2s2 2p2 और 1s2, तो 2s2 और ये हो गया आपका 2p2। अगर हम इसको फिर से अगर हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले कि आप sp2 कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से ये किए, अब sp2 के लिए आप ऐसे कपल करेंगे, तो अभी हम क्या लिखेंगे, 3 ऑर्बिटल ले लीजिए, 1 2 3 और ये चौथा रह गया sp2, 1 2 3। अब आप देखिए सिंस 2 ही बॉन्ड होते हैं, इधर भी 2 ही बॉन्ड होते हैं, दैट मीन्स अगर हमें जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो इधर आके इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गया और 2 p ऑर्बिटल में रहेगा, जो कि आप यहां पर इस तरह से दिखा रहे हैं। लेकिन सिंगलेट की बात कीजिए, एक लोन पेयर होता था, वो कैसे पॉसिबल है, जब आप इसको उठाकर इधर पेयरिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। दैट मीन्स जो अभी निकल कर आएगा, आप इसको कुछ ऐसे समझिए, ये आप पेयरिंग कर दिए, ये दोनों बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन का जो 2 बॉन्ड है वो इनके कारण है, और ये जो पेयरिंग है वो यहां पर है, और ये p ऑर्बिटल अभी खाली हो गया। दैट मीन्स इस केस में आप क्या कर रहे हैं, हुंड्स रूल को ओबे नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ओबे नहीं कर रहे हैं, जो हुंड्स रूल हमें सिखाता है। और इसका प्रूफ क्या है, ये एक किताब है क्लेडेन, वहां का रेफरेंस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए जो सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है, ये जो CH2 जो कार्बिन होता है, ये ट्रिपलेट कार्बिन होता है और ये स्टेबल होता है। तो देखिए
लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाना है, दैट इज 40 किलो जूल पर मोल इज रिक्वायर्ड टू पेयर अप द टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर ये ग्राउंड स्टेट है जिसमें ट्रिपलेट स्टेबल है और हमें यहां से जाना है सिंगलेट में, तो देखिए हमें 40 जूल का एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, किलो जूल का एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ जो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं पेयरिंग, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यही है। तो आप खुद सोचिए, आप पेयरिंग कर रहे हैं और पेयरिंग करने में इतना एनर्जी लगेगा, इसीलिए सिंगलेट स्टेबल नहीं होता है, ट्रिपलेट स्टेबल होता है। लेकिन कुछ केस ऐसा है जो कि हम आपको यहां बोले, जैसे डाई हेलोकार्बिन की अगर हम बात करें, तो डाई हेलोकार्बिन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू योर ट्रिपलेट उस केस में। अब लॉजिक है ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी चीज फायदे नुकसान का है। अगर ये 40 किलो जूल एनर्जी खर्च करके खुद को पेयरिंग करके एक ऑर्बिटल खाली रख रहा है, तो कोई तो लालच होगा ना। हाँ, लालच क्या है? जब ट्रिपलेट की बात करते हैं जो स्टेबल होता है, वो मोस्टली वैसे कार्बन की बात करते हैं जो कि CH2 के टाइप का हो। अब इसको आप यहां से समझिए, CH2 हो या CHPH हो, CHR हो, मतलब कार्बन से जो दोनों ग्रुप है या तो अल्काइल है नहीं तो एराइल है, या तो एराइल है। इस केस में ट्रिपलेट स्टेबल होगा। लेकिन जो ही आप वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एक ऐसा एटम ले लिए जो कि हेट्रो एटम हो, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हेट्रो एटम कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, इसके साथ ये देखिए अगर OMe है तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा। यही रीजन है, ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये जो OMe वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको इसमें दे देगा। और देने के कारण ये बेसिकली किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बैक बॉन्डिंग की तरह काम कर रहा है। सो दैट मीन्स ये जो केस है, इस केस में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। जस्ट काइंड ऑफ BF3, BCl3, BR3 और BI3, ये जो लुईस एसिड वाला एग्जांपल आप पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते थे कि सबसे अच्छा लुईस एसिड BI3 होता था, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये कार्बन के पास जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इससे बगल वाला जो ये क्लोरीन एटम है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके कारण से इसको स्टेबल बनाएगा। दैट मीन्स अगर आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं 40 किलो जूल, कुछ तो फायदा होगा। फायदा यही है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये कार्बन स्टेबल होता है। अगर ये कार्बन स्टेबल है तो ये खुश है, इसलिए इस तरह के कार्बन जिसमें क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन द केस ऑफ सिंगलेट फॉर्म। क्लियर हो रहा है ना? तो यही था सिंगलेट और ट्रिपलेट का कहानी। अब समझते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है और इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, देखा जाए तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में टोटल 5 तरह के और भी होते हैं, बट IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको कहें तो 2 चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एक है जब कभी भी डाई एजो कंपाउंड दे रखे हैं, डाई एजो मतलब इस तरह के CH2NH2 ग्रुप, इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं, फोटोलाइटिक कंडीशन में, लाइट के प्रेजेंस में, ये जो N2 मॉलिक्यूल है, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, N2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, और N2 मॉलिक्यूल निकल यानी सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ गया। कोई भी सिस्टम का अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है, होता है, नॉट नेसेसरली हर बार, बट जनरली होता है। तो ये एक N2 निकल रहा है जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है वर्ल्ड का। और देखिए, किसी भी माइनस में से अगर आप इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं तो कार्बन बनता है। देखिए आप ऐसे समझिए, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये इसका 4 बॉन्ड है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आप बोलते हैं कि रेडिकल बन रहा है। इस आप ऐसे समझिए, एक रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कार्बोनायन बन गया माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकैटायन। उसी तरह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर सीधे आप खींच लेंगे तो बन जाता है कार्बन, तो वही कार्बन यहां बन रहा है, पहला मेथड। इसी कार्बन को हम बोले हैं कि जनरली जब कभी भी कार्बन बनता है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं, और दूसरा ये वाला है जो कि अल्फा एलिमिनेशन होता है, 1-1 एलिमिनेशन होता है, और इसको हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हुए हैं कार्बोनाइन वाले लेक्चर में। देखिए कार्बोनाइन फॉलो हो रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है। तो कैसे कार्बोनाइन फॉलो करता था, ये एसिडिक प्रोटॉन है,
ये बेस है, ये एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया। एसिड बेस लेक्चर हो या आपका कार्बोनाइन हो या आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हो, हर जगह इस चीज़ का डिस्कशन हुआ है। या फिर टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिस का लेक्चर नंबर 3, वहाँ पे भी इस चीज़ को हम डिस्कस किए हैं। तो देखिए, जैसे ही अभी हम इसको क्यों एक्सप्लेन किए, माइनस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बीन बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो आपका ये कार्बीन बन गया। जस्ट अ सेकेंड। 2 तरीका है जिससे कि आपका कार्बीन फॉर्म करता है, डाइएजोमीथेन और ये ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है? जैसे ही ये कार्बीन मिल गया, अब देखिए, अब आप समझ चुके होंगे कि इस केस में क्या बना होगा, सिंगलेट बना होगा। और जो हम बताए हैं कि रिएक्शंस कई सारे होते हैं, सबसे पहले हम ये समझना है कि ये जो रिएजेंट है ये क्या है, कार्बीन फॉर्म करेगा। डाइएजोमीथेन कार्बीन फॉर्म करेगा, जैसे देखिए ये डाइएजोमीथेन है, कार्बीन फॉर्म करेगा। साइमन स्मिथ रिएक्शन है, लेकिन फ्रॉम द आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये 2 रिएक्शन को फोकस करते हैं। बाकी जो भी रिएक्शंस है एज पर रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस हम उसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। देखिए, रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, हमें एक ऐसा सिस्टम लेना है जो कि फेनॉल हो। बेसिकली बेंजीन के केस में ये नहीं होगा, फेनॉल में की होता है। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक सिस्टम चाहिए, और OH क्या है, इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा, जिसके कारण से इस रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाता है, यानी बहुत एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है। तो फेनॉल जब भी रहेगा, और आप समझ ही चुके हैं ये क्या जनरेट करेगा, CCl2, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। आपको हर बार पढ़ा चुके हैं, रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है। न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है। इसमें क्या होगा, इसके ऑर्थो पोजिशन से अटैक करेगा, जो कि हम यहाँ भी दिखा रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, ये ऐसे आया और ये ऑर्थो पोजिशन से अटैक किया। जिस तरह हम आपको बताए यहाँ पर कि आप कार्बोनाइन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच ले तो कार्बीन बन रहा है, उसी तरह अगर आप वापस आइए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो ये कार्बोनाइन फॉर्म करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। देखिए, ये कार्बीन को इलेक्ट्रॉन दिया, हम इसको मिटा दे रहे ताकि आपको दिखेगा। ये इलेक्ट्रॉन दिया तो देखिए माइनस चार्ज डेवलप कर रहा है। जैसे ही माइनस चार्ज डेवलप करेगा, ये H+ को ले लेगा, और जिसके कारण आपको यहाँ पर, अगर हम यहीं पे अगर आपको हम रफली दिखाएं तो देखिए ध्यान से, ये सिस्टम है इस तरह से, CH Cl2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या किए, आप इस तरह से एरोमेटाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम क्या फॉर्म कर गया, OH, और इस कार्बन से 2 Cl लगा है। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, H+ है या फिर NaOH है। NaOH एक केस में इधर हटाएगा तो OH बनेगा, एक बार इसको हटाएगा तो OH बनेगा। हम एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं आपको, बाद बाकी मैकेनिज्म है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आपको हम फील करा रहे कि कार्बन का रिएक्शंस कैसे होता है। तो देखिए इस केस में ऐसे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, जिससे कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। और ये जो रिएक्शन है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। इस पर भी क्वेश्चन आता है। अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, when phenol is treated with CHCl3 NaOH, क्या है, सेम है, और नाम क्या बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। आंसर इज योर बी। अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसको क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसका नाम क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन। खत्म, आ गया यही चीज। बस देखिए इसमें क्या रखा था, बस 2 क्वेश्चन बन गया। पहला इसका नाम क्या है, दूसरा जो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे। और क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए, जब फेनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH है, सेम चीज है, तो क्या बनता है, CHO बनता है। 3 क्वेश्चन मिल गया। 2015 में पूछा, ध्यान दीजिए, 1989 कितना पहले, 2002 कितना पहले, और लेटेस्ट 2015। इसके रिलेटिवली तो ये लेटेस्ट ही हुआ ना। 3 क्वेश्चन आपका मिल गया आसानी से। अब देखिए कार्बाइलामाइन का रिएक्शन कैसे होगा। अगर हम देखें RNH2, और यहां से क्या निकल कर आएगा, CCl2 और कार्बीन है। नाउ ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऐसे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म किया, RNH2 पॉजिटिव, कार्बन पे 2 Cl है निगेटिव। आया सिमिलर चीज, अगर कार्बीन पे आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिव बनेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो वो कार्बीन बनेगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, यहां से H+ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं RNH, और ये H+ अगर ये ले लेगा तो क्या लिखेंगे, CH Cl Cl। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे अटैक किया, एक क्लोरीन गया, तो आप क्या लिखेंगे, RNH, फिर से पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CHCl, फिर से माइनस ऑफ H+ जाएगा तो ये खत्म। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे अटैक किए और ये Cl निकल गया,
जिससे कि आपका क्या बना RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब आप हमको बताइए क्या था इस मैकेनिज्म में, कुछ था? बस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढिए, अटैक हो गया, चार्ज डालिए, फिर से देखिए न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन CCl बॉन्ड है तो ये अटैक करेंगे, CCl बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, फिर से आया इलेक्ट्रॉन दिया, CCl बॉन्ड टूटा, बन गया RN ट्रिपल बॉन्ड C। कितना आसान था। तो बस यही चीज को देखिए, तो इससे क्या बन रहा है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, जिससे कि हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो अगर हम इसकी बात करें तो व्हेन फेनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आंसर इज योर कार्बाइलमाइन रिएक्शन। देखें, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड क्लोरोफॉर्म एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए क्या किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी अमाइन का KOH और क्लोरोफॉर्म, इसी को तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म ही है। तो आ गया, बस यही सारे कुछ क्वेश्चंस था। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जेई मेन में पूछा है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो फिर से रिएजेंट क्या है, कार्बिन बनेगा, रीमर टीमर रिएक्शन है, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आएगा, ये B है और ये A है। तो देखिए ऑर्थो पे ये नहीं है, होगा ये नहीं है, बस हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ये जब पढ़ेंगे तो हम लोग वो भी सीख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पे नहीं आता है, पैरा स्टेबल होता है, आंसर B। क्लियर, खत्म। ये क्या है, CHCl3 होगा, वंस अगेन रीमर टीमर रिएक्शन है, स्पेसिस कार्बिन बनता है CCl2, तो देखिए आंसर इज बी, खत्म। 2006 और 2021 क्या था, कुछ क्वेश्चन में था, नहीं था। 2021 में देखिए फिर से इससे जो बनेगा कार्बिन बनेगा, और ये जो है कैन है, कैन मतलब आप समझिए बेसिकली सीरियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज होता है, तो ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन किसका करेगा, अल्कोहल का ही करेगा, अल्कोहल का करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। और दूसरा वाला किसका रिएक्शन है, एमीन का है, अल्कोहल एमीन। साफ साफ एनसीईआरटी में देखिए लिखा है, दिस रिएक्शन इज नोन कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स। क्लियर है, क्वेश्चन बना ना, ये 2021 का क्वेश्चन था। अब 2019 में देख लीजिए, वंस अगेन CHCl3 है तो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आएगा, तो हम इसको अगर लिखे तो आप देखिए OHCl आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो दे रखा है ये है कैनिज़ारो रिएक्शन, बस कुछ नहीं करना है, कैनिज़ारो करेंगे तो इसका जो होगा वो आपका अल्कोहल बनेगा और एसिड कुछ और बनेगा, सिंस आपका HC डबल बॉन्ड H है तो इसका एसिड बनेगा, इसका अल्कोहल बनेगा। जब इसका मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बस इसका देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ पे बनेगा, नहीं है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। बस एक चीज़ क्या ध्यान देना है, क्या यहाँ पे अब CCl बॉन्ड जाएगा या नहीं जाएगा, इसको भी जब पढ़ेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, इस केस में CCl बॉन्ड नहीं जाएगा। sp2 कार्बन पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विदाउट विग्रस और ड्रास्टिंग कंडीशन के फॉल पॉसिबल नहीं है, यानी कम से कम हीट हाई टेम्परेचर देना होता है, यहाँ दिया नहीं है, यानी वो Cl नहीं हटेगा, आंसर D हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप जान रहे तो बनेगा, नहीं जान रहे तो नहीं बनेगा, बट बेसिक लॉजिक क्या है, वंस अगेन कार्बिन का कॉन्सेप्ट लगाना है। सिमिलरली अगर आप इधर आइए, इधर अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, ए दे रखा हुआ है, इसमें एक ऑक्सीजन है। अगर आप थोड़ा सा IQ लगाइए तो देखिए ABC, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो है, नहीं होगा, दो है, नहीं होगा। आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट खैर लेट्स से मान लेते हैं यहाँ दो भी दिया हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे। एक टेस्ट होता है, फेनॉल हमेशा फेरिक क्लोराइड के साथ एक टेस्ट देता है, तो अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए तो ये फेरिक क्लोराइड है, तो फेनॉल के साथ टेस्ट होता है, जो कि आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये फेनॉल हो गया। ये अल्कोहल या फिर ये फेनॉल की बात, फेनॉल के साथ एसिड आई मीन आपका एल्डिहाइड भी दे रखा हुआ है, तो अगर हम मान के चलते हैं ये ए है। अब साफ साफ दे रखा है, नेक्स्ट से तो और भी क्लियर हो गया ना, ये क्या है CCl2 रीमर टीमर रिएक्शन, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आएगा, इसी में ऑर्थो पोजीशन पे देखिए CHO यहाँ नहीं है, आंसर ये हो गया, खत्म कहानी। अगर हम देख ले आगे क्या कह रहा है, बी कैन ऑल्सो, यानी ये जो बी है ये कैसे भी बन सकता है, PCC करेंगे, यानी PCC किसका लिए यूज होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल का, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कई सारा है, लेकिन हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं कार्बिन को किस तरह से यूज किया हुआ है रीमर टीमर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन यहाँ पे भी वही है, AI EEE 7 में
ए और बी पूछ रहा है, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी, ए और बी क्या होता है, वही आइसोसाइनाइड और केसीएल। कभी कभी ये भी पूछ लेगा इंटीजर टाइप में कि एन का वैल्यू कितना है, 3 केसीएल बन रहा है, यानी 3 मोल ऑफ NaOH यूज हो रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं। देखिए अगर हम बोले यहाँ पर 3 मोल ऑफ NaOH मतलब बेस यूज हो रहा है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। एक MS चौहान का हमको प्रॉब्लम याद आ रहा है, वहां पे ऐसे ही बना था। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप कोई भी मार दीजिए सी, ठीक है। अब हम अगर बात करें हॉफमैन, इसमें देखिए वंस अगेन क्या कह रहा है, एक हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है बेंजामाइड का। बेंजामाइड कहने का मतलब आप नॉर्मली समझिए R C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है। इसका जब हॉफमैन ब्रोमामाइड करते हैं तो ये ग्रुप निकल जाता है, जिससे कि RNH2 बनता है पहली बार। तो क्या कह रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड ऑफ बेंजामाइड, बेंजामाइड यानी बेंजीन है, तो देखिए बेंजीन तो लगा ही है, गिव्स A, तो यानी हमें देखना है NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए। NH2 है, NH2 है, NH2 है, D नहीं होगा। अब इसका देखिए वही CCl2 कार्बिन, तो हमें पता है N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड लगेगा, नहीं, हाँ दिख रहा है, नहीं, आंसर इज योर बी। क्लियर। फिर से वही चीज है, यहाँ पे देखिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कौन सा कंपाउंड बनता है, देखिए आइसोसाइनाइड, आंसर इज योर सी। कितना आसान था। फिर से ये भी देखिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा, CHCl3 है यानी कार्बीन बनेगा, कार्बीन बनेगा तो NH2 का N ट्रिपल बॉन्ड C बना देगा, N ट्रिपल बॉन्ड C बन गया। नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन है, अगर आप N ट्रिपल बॉन्ड C का अगर रिडक्शन करेंगे तो RNHCH3 बनेगा, और यहाँ CN भी दे रखा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करेंगे तो RCH2NH2 बनेगा। तो हमें इसी दोनों को देखना है, NHCH3 ये नहीं होगा, NHCH3 और NHCH3, CN का भी रिड्यूस करना होगा तो CN है, CN है, CH2NH2 है, आंसर डी। कार्बोनिल को भी कर सकता है, अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन में तो यही दे रखा हुआ है, वैसे ये रिड्यूस कर सकता है। सिलेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे या जनरल पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर तब भी डी हो जाएगा। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस था, और ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल क्या क्या सीखे, हम लोग सबसे पहले समझे कि कार्बिन होता क्या है, उसके बाद ट्रिपलेट और सिंगलेट को स्टडी किए, ट्रिपलेट को ट्रिपलेट ही क्यों कहते हैं, सिंगलेट को सिंगलेट ही क्यों कहते हैं, फिर ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल सिंगलेट से क्यों होता है, किस केस में सिंगलेट मोर स्टेबल होता है, फिर हम लोग फाइनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात किए, रिएक्शंस की बात किए, इसके मैकेनिज्म को समझे और फ्रॉम द बेसिक्स इसको समझे, और लास्टली हम लोग PYQ को भी सॉल्व किए, और इससे आपको फाइनली ये भी फील करा दिए कि कार्बिन से कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, जो कि रीमर टीमर रिएक्शन और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इन्हीं दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चन बना है। अब रही बात कोई भी क्वेश्चन जो JEE एडवांस की है, उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आएंगे, या फिर आपका BSc MS से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो ले आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गुड लक गाइज।